हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 स्टार्ट किया था। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 में हम डेफिनेशन तक आ चुके थे। मतलब कि डेफिनेशन का मतलब है तो जो हम प्रिलिमिनरी इनका देखें कंटेंट्स में, तो हम शॉर्ट टाइटल्स कर चुके थे कि ये क्या बोले जाते हैं और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट हुआ था 20 दिसंबर 2021 से। जो CCS पेंशन रूल है, पेंशन रूल्स 2021, ये हमने इसमें पढ़ा था। शॉर्ट टाइटल्स क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे CCS पेंशन रूल, और कमिटमेंट था इनका यहाँ से। अब फिर हमने इसका एप्लीकेशन देखा था कि ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन पर या फिर किस किस एम्प्लॉय पर, किस किस गवर्नमेंट सर्वेंट पर ये एप्लीकेबल होती है। अब हम आते हैं इसके थर्ड रूल नंबर थर्ड। रूल थर्ड में है डेफिनेशंस। तो हम रूल सेकंड तक 2 रूल हम कर चुके थे, अब हम सेकंड पर आते हैं, फोर्थ रूल पर आते हैं। के तो अब है यहाँ पर रूल नंबर 3 डेफिनेशंस हैं। इसमें क्या है ना, वेरियस टर्म्स की डेफिनेशंस दे रखी है। अब इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट ऑफिसर का मतलब क्या होता है। रूल नंबर 3 सब रूल है ए। अकाउंट ऑफिसर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑफिसर्स जिसको ऑफिशियल डेजिनेशंस, जिसकी क्या है फॉर्मल डेजिनेशन जो है वो मेंटेन करने की है अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। मतलब कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या फिर जिसकी जो डेजिनेशंस है पोस्ट की, वो ये है कि वो मेंटेन करेगा उसका अकाउंट, उस मिनिस्ट्री का अकाउंट, उस डिपार्टमेंट का अकाउंट या फिर उस ऑफिस का अकाउंट, अगर वो मेंटेन करेगा। अब इसमें इंक्लूड होता है अकाउंटेंट जनरल जो है हमारे भारत के, जनरल अकाउंट जनरल जो हैं ऑफ इंडिया, जनरल अकाउंट इंडिया वो है, सॉरी, कंप्यूटर अकाउंट जनरल, नहीं ये नहीं है, इसका देखेंगे, चलो हम मैं बता दूंगा। लेकिन अकाउंटेंट जनरल होते हैं उस वो जो इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या फंक्शन दिया गया है, इनको फंक्शन दिया गया है कि वो मेंटेन करेंगे अकाउंट या कोई भी पार्ट ऑफ अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट टेरिटरीज का। तो इसका मतलब यह है कि अकाउंट ऑफिसर्स उसको बोलेंगे हम, अकाउंट ऑफिसर उसको बोलेंगे जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंट प्रिपरेशंस की। अकाउंट प्रिपेयर करेगा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन टेरिटरी के, किसी भी डिपार्टमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट है, यूटी का कोई भी डिपार्टमेंट है, या फिर उनकी कोई भी मिनिस्ट्रीज है, उनके जो अकाउंट बनाने की जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर है। तो उसको हम अकाउंट ऑफिसर्स की बोलेंगे एज पर CCS पेंशन रूल 2021। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो होगा हमारा अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलोटी। दूसरी वर्ड आता है अलोटी का। ठीक है, अलोटी का क्या है, अलोटी का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसको कि क्या है, जिसको पेंशन मिलनी है। ठीक है ना, तो ये होते हैं अलोटी, होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, सॉरी अलोटी होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको एकोमोडेशन दिया जाता है, मतलब कि जिसको घर दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो बेसिकली होती है, आप कैंट एरियाज़ होते हैं, जैसे आर्मी के कैंट एरियाज़ होते हैं, जो PSUs हैं उनकी अपनी टाउनशिप होती है, इनकम टैक्स वालों की अपनी टाउनशिप है, SBI की है अपनी, मतलब कि मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मोस्टली क्या होती है, अपनी टाउनशिप होती है। उस टाउनशिप में जो एकोमोडेशन उनको अलॉट किया जाता है, जिसके बदले में वो लाइसेंस फीस जो है वो पे करते हैं। उसको जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई घर दिया जाता है, एकोमोडेशन दिया जाता है, अलॉटेड किया जाता है, किसके बदले, लाइसेंस फीस के बदले या फिर कुछ और पेमेंट हो, तो उसको अलोटी बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं अलोटी, जिसको वो घर मिल रहा है, अलोटी, उसको हम बोलते हैं अलोटी। ठीक है ना, जिसको वो कर मिल रहा है।
लाइसेंस फीस के बदले में, या अदरवाइज कुछ अदर पे करना है, मतलब कि कुछ अदरवाइज पे करना है हम आपको, मतलब कि कोई अदर डेफिनेशंस दे रखी है पेमेंट की, तो उसको, उसमें जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, अब है थर्ड, ये हम जाते हैं सी पर। एवरेज एम्यूलमेंट्स क्या होते हैं? तो एवरेज एम्यूलमेंट्स का जो है डेफिनेशन इसमें बोल रखा है कि 32 में दे रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एवरेज एम्यूलमेंट्स क्या होती है। बेसिकली इसमें हमारा बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ये इंक्लूड होते हैं, और एवरेज निकाला जाता है हमको लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ का। लास्ट 10 मंथ कहाँ से? जहाँ पर आप रिटायर हो रहे हो, जहाँ पर आप रिटायर हो रहे हो वहाँ से लास्ट 10 मंथ। ठीक है ना। अगर आप VRS ले रहे हो तो जिस डे आपने लास्ट वर्किंग डे है या फिर जो लास्ट मंथ है आपका, वहाँ से लास्ट वर्किंग डेज जिस भी मंथ में है, उस मंथ से लास्ट 10 मंथ के आप पे निकाल लोगे, उस पे का एवरेज निकाल लोगे, तो उसको बोलते हैं हम एवरेज एम्यूलमेंट्स। ठीक है, अब है हमारा डी में क्या है? भविष्य। अब भविष्य क्या है? भविष्य पोर्टल है। ये क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है। पोर्टल किस चीज़ के लिए? आपके PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर, GPO ग्रेजुएटी पेमेंट ऑर्डर, CPO कम्यूटेशन पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये या फिर अदरवाइज पेंशन से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर होता है, उससे रिलेटेड जो है ऑनलाइन सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सैंक्शन करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और उनके ट्रैकिंग करता है कि वो बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिल चुके हैं, मतलब रिटायरी को मिल चुके हैं, जो रिटायर हुआ है, रिटायर्ड पर्सनस को वो बेनिफिट मिल चुके हैं, ये, और उनका पेमेंट हो चुका है, सैंक्शन हो चुके हैं, पेमेंट हो चुका है गवर्नमेंट सर्वेंट को अथॉरिटीज़ के द्वारा या नहीं हुआ है। ठीक है, इसका एक ट्रैकिंग होता है। ये ऑनलाइन सिस्टम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इसका एक अपना पूरा पोर्टल है, वहाँ पर आप जाओगे, अपना PPO नंबर भी डालोगे तो उससे आपकी डिटेल निकल जाती है कि क्या क्या चीज़ है। तो इस तरीके का एक पूरा सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम। अब इसी के थ्रू मूव होती हैं पेंशन की जो फाइल्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली। तो ये भविष्य एक ऑनलाइन पोर्टल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? चिल्ड्रंस का मतलब लिया गया है यहाँ पर सन, आपका बेटा, गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा, उसकी बेटी, डॉटर। ठीक है, जो एलिजिबल होते हैं रिसीव करने के लिए डेथ ग्रेजुटी रूल नंबर 45 में आती है, और फैमिली पेंशन रूल नंबर 50 में। तो एक्सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट, उसको समझा जाएगा कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। तो इसमें बोला गया है कि चाइल्ड हम उनको मानेंगे जो भी आपका सन या डॉटर, वो डेथ ग्रेजुटी रूल नंबर है इसका 45, और फैमिली पेंशन रूल नंबर 50, जो इनमें एलिजिबल है इन दोनों बेनिफिट्स को लेने के लिए, वही हम उन्हीं को हम सन और डॉटर मानेंगे। मतलब कि उनकी जो कंप्लीट या फिर डिटेल इंफॉर्मेशन है, या डिटेल हम कह सकते हैं कि डिटेल उसकी डेफिनेशन है, वो 45 और 50 रूल नंबर में दे रखी है। अब बात करते हैं DNS रिलीफ की। DNS रिलीफ जो होती है वो पेंशन्स में स्पेसिफाइड की जाती है, वो रूल नंबर 52 में मेंशन कर रखी है, वो हम वहाँ पर देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग आगे। डिफेंस सर्विस का मतलब होता है, जो डिफेंस सर्विस हम बोलते हैं ना, जैसे अभी हम बोलते हैं कि जो CCS पेंशन रूल है, CCS पेंशन रूल 2021 या फिर 1972, ये दोनों जो चीज़ है ना, ये सिविलियन जो डिफेंस सर्विसेज में है, जो डिफेंस सर्विसेज में जो डिफेंस सर्विस में, उन पर भी अप्लाई होते हैं ये। बाकी जो डिफेंस लोग, जो डिफेंस पर्सनल है, उनके रूल्स अलग हैं, उस पर CCS पेंशन रूल 2021 लागू नहीं होते, उनके अपने अलग हैं। ठीक है, तो डिफेंस सर्विसेज का मतलब होता है जो सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, जो कि आउट पेमेंट किससे की जाती है उसको, जो हमारा सिविल एस्टीमेट होता है,
जो कि हमारा सिविल एस्टीमेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उससे, और वो सब्जेक्ट नहीं है इन तीनों एक्ट के। इन एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, आर्मी एक्ट है 1950, और नेवी एक्ट है 1957। इन तीनों से वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब ये तीनों एक्ट उस पर लागू नहीं होने चाहिए, और उसकी पेमेंट जो है वो हमारा सिविल एस्टीमेट जो बनता है उसमें से होनी चाहिए। एम्यूलमेंट्स होते हैं वो डिफाइन कर रखे हैं 31 में। ये बेसिकली बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, ये सब जो होते हैं ना बेनिफिट्स जो मिलती हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं। पेंशन रिलीफ रूल नंबर 50 में वहाँ पर देखेंगे, और वो डज नॉट इंक्लूड डीएनएस रिलीफ, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये भी आप वहाँ जाके समझेंगे हम क्या होता है। फॉरेन सर्विसेज का मतलब होता है सर्विस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स, जो कि अदर देन रहेगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेट फंड ऑफ यूटी। तो फॉरेन सर्विस में क्या होती है, आप गवर्नमेंट की अप्रूवल से या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, एम्बेसीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है ना, उनके अपनी एम्बेसीज हैं, ठीक है, वहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हो, या फिर अदर कोई अदर अदर टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर कहीं है किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो उसकी जो पेमेंट कर रहे हैं हम, वो पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं हम, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो होता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से ना कर कर CFI से ना कर कर अदर सोर्स से कर रहे हैं। तो उसको फॉर्म्स हैं जो इसके साथ है, फॉर्मेट है गवर्नमेंट का, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ड्यूज़ हम रूल नंबर 67 सब रूल है 2 उसमें देख लेंगे। ग्रेजुटी होती है सर्विस ग्रेजुटी, जो कि रूल नंबर 44 में होती है। डेथ ग्रेजुटी होती है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी होती है, डेथ ग्रेजुटी होती है, सर्विस रेस्यूडरी ग्रेजुटी होती है रूल नंबर 45 के साथ रूल नंबर 3। तो ये सब हम आगे देखेंगे। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ से अब करते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब होता है जो अथॉरिटी स्पेसिफाइड की गई है शेड्यूल 1 टू डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978। अब इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका ना अमेंडेड वर्जन आ चुका है 2024, और उसमें शेड्यूल्स वगैरह जो है ये डिलीटेड कर दिए गए हैं, डिलीटेड है, ठीक है ना। और हेड ऑफ ऑफिस का जो ये कंसेप्ट है ये भी उसमें डिलीट कर दिया गया है, हेड ऑफ ऑफिस, ये भी उसमें डेफिनेशन उसको हटा दी गई है यहाँ से ना। तो इंक्लूड करती हैं जो शेड्यूल में मेंशन है, और इंक्लूड सच अथॉरिटी या पर्सन जिसको प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर बोल दे कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। या तो वही वाली बात है, या तो यहाँ पर जो या तो वो है जो स्पेसिफाइड है यहाँ पर, या फिर जिसको प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब है हेड ऑफ ऑफिस कौन होता है, तो हेड ऑफ ऑफिस होता है कोई भी गजेटेड ऑफिसर्स जो डिक्लेयर करा गया है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 की मैं बात करूं तो ये डिलीटेड कर दिया गया है, डिलीटेड कर दिया गया है 2024 में, जब इसमें आए हैं हमारे डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 2024 जो है उसमें डिलीटेड कर दिया गया है, ठीक है ना। इंक्लूड या अदर अथॉरिटी या पर्सन्स, कोई भी अथॉरिटी या पर्सन जो कॉम्पिटेंट है अथॉरिटी है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैसे रू, या तो कोई ऑर्डर हो कि वो स्पेसिफाइड बाय उस जिसमें उसको बोला गया हो कि ये हेड ऑफ ऑफिस हो, मतलब कि क्या है, या तो आपके जो रूल नंबर 14 में दे रखे हैं उनको, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी अथॉरिटी या कोई भी ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको ये बोल दिया गया हो बाय ऑर्डर कि ये हेड ऑफ ऑफिस होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये है लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। जो लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है कि कोई भी लोकल फंड है, कोई भी फंड है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है किसी एक ऐसी बॉडी के द्वारा जो या तो लॉ के द्वारा बनाई गई है, कानून के द्वारा बनाई गई है, कोई भी ऐसे रूल के अंतर्गत उसको फोर्स, जो रूल थे हमारे एट द टाइम बीइंग, जो रूल थे, लॉ थे, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उनको हम फंड बनाया गया है। और ये फंड जो है कंप्लीट कंट्रोल में आएगा हमारी गवर्नमेंट के, और इसके जो एक्सपेंडिचर होंगे फंड के वो रिटेन करेंगे कंप्लीट और डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब उन पर एक्सपेंडिचरों पे जो होगा वो गवर्नमेंट का ही कंप्लीट डायरेक्ट
कंट्रोल होगा उसमें। माइनर का मतलब होता है जो इसने 18 साल की एज नहीं कंप्लीट की है। पेंशन इंक्लूड करती है ग्रेजुटी एक्सेप्ट, डेफिनेशन में अगर हम पेंशन की देखें, एक्सेप्ट जब पेंशन टर्म इज यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन टू ग्रेजुटी, और इसमें डीएनएस रिलीफ नहीं इंक्लूड होता। अब होती है पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी। पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी में आपने देखा होगा, देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मोस्टली एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी आती है वो ट्रेजरी के थ्रू आती है, ठीक है। ट्रेजरी है या फिर सब ट्रेजरी होती है, कहीं दूर दराज के एरिया में है तो वहाँ पर सब ट्रेजरी भी खुल जाती है, तो वहाँ पर क्या है वो ट्रेजरी के थ्रू आती है या फिर सब ट्रेजरी के थ्रू आती है। तो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी क्या है, वो ट्रेजरी भी है सब ट्रेजरी भी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत से लोगों की बैंक के थ्रू आती है, एसबीआई के थ्रू, इलाहाबाद बैंक में, इंडियन बैंक में, अब इनके मर्जर हो चुके हैं अलग अलग बैंक के थ्रू, या पीएनबी में आती है किसी की, तो इन सब में आती है। तो मतलब कि जो भी बैंक आरबीआई के थ्रू पेंशन फॉर पेमेंट करने के लिए, पेंशन पेमेंट करने के लिए सिविल पेंशनर्स को स्पेसिफाइड किए गए थे, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा उनको वो बैंक जो है वो सिलेक्टेड किए जाते हैं पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी होती है, ट्रेजरी या सब ट्रेजरी, और अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर की हमने डेफिनेशंस पहले देखी थी, जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, इनके अकाउंट बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, इनकी मिनिस्ट्रीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट है या अदर थिंग्स है, अदर एस्टेब्लिशमेंट है, या यूटी की मिनिस्ट्रीज़ है, कोई डिपार्टमेंट है, उसके अकाउंट बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, जिस पर उसको हम अकाउंट ऑफिसर बोलते हैं। पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली पेंशन किस रेट से पेमेंट होगी, पेंशन रेट होता है। फैमिली पेंशन मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर हुआ है उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को, स्पाउस को जो पेंशन मिलेगी फैमिली पेंशन, उसके यहाँ पर रेट होते हैं ओपन। कम्यूटेशंस के बिफोर, कम्यूटेशन बिफोर और आफ्टर, एंड आफ्टर क्या पेमेंट होगी पेंशन की, पेमेंट ऑफ पेंशन क्या होगी उसमें होती है। अब नॉर्मली कम्यूटेशन को पेंशन का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 40%, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में क्या है, जो हमारी अनहेंस्ड मतलब कि जो नॉर्मल रेट ऑफ पे है, नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन, वो इक्वल होता है आफ्टर कम्यूटेशन पेंशन के। पेंशन कैसे, देखिए 100% पे के हाफ के बराबर होती है आपकी पेंशन 50 रुपीज़। अगर सर्विस जो है हमारी मोर देन 20 ईयर है तो यहाँ पर कंप्लीट, या 20 या 20 से ज़्यादा है तो कंप्लीट पेंशन मिलेगी, मतलब कि हाफ पेंशन लास्ट पे की 50 मिले। अब इसका हमने 40% कर लिया कम्यूटेशन, तो मतलब कि 20 रुपये कम्यूटेशन मिले, 30 रुपये हमारे लास्ट में पेंशन मिली। ये थी कम्यूटेशन वाली अमाउंट, ये है आफ्टर कम्यूटेशन, ठीक है। अब अगर जो हम फैमिली पेंशन की देखें तो फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन होती है लास्ट पे का 30%, तो ये भी 30 रुपये ही बैठे। तो इसी तरीके से आफ्टर कम्यूटेशन पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों इक्वली होती हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे क्वालिफाई सर्विस की क्या होती है। क्वालिफाई सर्विस वो सर्विस होती है जिसको हम कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन करने में पेंशन और ग्रेजुटी का। क्वालिफाइड सर्विस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये पेंशन का रेट आपका डिसाइड करती है। मान लीजिए अगर जो 20 साल से आपकी कम पेंशन है, 20 साल से आपकी कम क्वालिफाई सर्विस है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा है, मान लीजिए 10 साल से ज़्यादा है, 19 साल आपकी क्वालिफाई सर्विस है, ठीक है। आपकी लास्ट पे थी 39,400 बता देते हैं हम, या फिर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं 20,000 आपकी पे थी। मान लीजिए दो कंडीशन लेते हैं आपकी, एक में आपकी जो सर्विस है क्वालिफाई सर्विस वो है 20 साल, तो इस केस में आपकी 20,000 आपकी लास्ट पे थी, उसका हाफ 10,000 आपकी क्या होगी
पेंशन की पेमेंट। अब एक केस है 19। अब इस 19 केस में क्या होगा, 19 केस में आपकी 20,000 10,000 पेंशन नहीं हो सकती। इसमें क्या होगी, इसमें 20,000 लास्ट पे इंटू हाफ, वो डिवाइडेड बाय हाफ, और इंटू करेंगे इसको 19 का, हम इसको हाफ ईयरली में लेते हैं, 38 हो जाएगी हाफ ईयरली इसकी, और 40 हो जाएगा इसका। मतलब कि 20 साल की सर्विस होती है, 20 साल की सर्विस का हाफ ईयरली अगर जो हम कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयर तो हो जाएंगे 40 में कन्वर्ट। अगर जो नंबर की बात करें ऐसे ही 19 कन्वर्ट हो जाएंगे उनके हाफ ईयर, 6 महीने को अगर जो एक एक हम उसको छमाही मानते चलें या फिर टाइम स्केल मानते चलें तो उस हो जाएंगे 38। तो इस रेशो में मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम कर लेते हैं 19, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है 9,500, 500 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा हमारा। तो क्वालिफाइड सर्विस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वो ड्यूटी का पीरियड होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं पेंशन कैलकुलेशन में, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में आपकी पेंशन होती है, सर्विस ग्रेजुटी होती है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी होती है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो होता है वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये देखिए ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट ही है। आपका एनकैशमेंट ईएल का वो होता है। तो ये सब क्या है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट। सर्विस बुक क्या होती है, सर्विस बुक एक तरह की बुक होती है, सर्विस रोल बोल सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉय के। जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग टाइम की, उस टाइम की सारी एंट्री होती है, उसकी फ़ोटो लगती है इस पर, फ़ोटो, नाम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ DOB, परमानेंट एड्रेस, नॉमिनेशन, जिस दिन आपने ऑफिस ज्वाइन किया योगदान आख्या आपकी आख्या, और आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट की उसमें रिकॉर्ड होता है, एंट्री होती है, इनिशियल अपॉइंटमेंट की एंट्री होती है। और हर साल जो है सर्विस वेरीफाई की एंट्री होती है। सर्विस वेरीफाई की एंट्री आपके पे बिल के अकॉर्डिंग होती है। मान लीजिए आपने पूरे साल तनख्वाह ली है तो इसका मतलब आप पूरे साल ऑफिस आए हैं तो आपकी सर्विस वेरीफाई हो जाएगी। मान लीजिए कुछ 10-15 दिन की सैलरी आपको मिली नहीं तो उसका रीज़न ढूंढा जाएगा क्यों नहीं मिली। कोई लीव अभी अप्रूवल होनी पेंडिंग है तो उसको अप्रूव करने के बाद उसकी सर्विस वेरीफाई हो जाएगी पूरे ईयर की। लेकिन मान लीजिए कोई EOL पे चला गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर चला गया जहाँ पर उसको पे नहीं मिली है, तो उसकी हम सर्विस वेरीफाई नहीं करेंगे लेकिन उसकी कंटिन्यूटी दे देंगे ताकि सर्विस में ब्रेक ना आए। अब सर्विस में ब्रेक क्या होता है और कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट ये हम आगे जाके इसमें सीख लेंगे। ट्रेजरी, सब ट्रेजरी भी इंक्लूड करती है। तो इसमें बोला गया है जो वर्ड और एक्सप्रेशन यूज हेयर इन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन, वो फंडामेंटल रूल जो है हमारे 1922 वाले उसमें उनको डिफाइन किया गया है। अगर हमको यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं, अगर जो हमें यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर मिस्टेक बाय मिस्टेक है, हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम FR तो 1922 को रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए। अब है रूल नंबर 4, जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस से ट्रांसफ़र किया जाता है, उस पोस्ट से उस पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर उसके पास क्या है CCS पेंशन रूल 1972 या फिर 1921 ये अप्लाई नहीं होते हैं। तो उस केसेस में क्या है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है परमानेंटली किसी ऐसी पोस्ट पर या फिर ऐसी सर्विसेज पर, देखिए सर्विस क्या होती है, IAS ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है, IAS क्या होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, ये अलग अलग सर्विस है। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, ये अलग अलग सर्विसेज हैं, ठीक है ना। CCS सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज है। तो इस तरीके से अलग अलग होती हैं। पोस्ट क्या होती हैं, पोस्ट होती हैं आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये सभी पोस्ट हैं, ठीक है। तो किसी ऐसी सर्विसेज में या तो किसी ऐसी सर्विस में कर दिया गया है या फिर किसी ऐसी पोस्ट पर कर दिया गया है जिस पर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं, और जो ट्रांसफ़र किया गया है वो उस पोस्ट से किया गया है जहाँ पर वो रूल अप्लाई होते थे। तो टू विच दिस रूल अप्लाई फ्रॉम ए सर्विस, उस पोस्ट पर या फिर उस सर्विस में कर दिया गया है टू विच दिस रूल
डज नॉट अप्लाई, बिकम सब्जेक्ट टू दिस रूल। तो उसमें क्या होगा, उस पर ये रूल अप्लाई होगा उस कंडीशन में। इसमें क्या होगा, वो ओपन रहेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो विद इन 6 मंथ किससे होगी, जो डेट थी आपकी ऑर्डर की, जिसका परमानेंट ट्रांसफ़र है, कि अगर जो वो लीव पर है तो लीव से आने के बाद 6 मंथ है, पर है 6 मंथ ही, ठीक है ना। तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर क्या है, जब रिटर्न हो जाएगा वो लीव सर विच एवर इज लेटर, वो इलेक्ट करेगा टू बी गवर्न बाय द पेंशन रूल टू विच ही वॉज सब्जेक्ट टू इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। उसमें वो इलेक्ट कर सकता है कि उसको वही वाले पेंशन रूल चाहिए जो वो ट्रांसफ़र होने से पहले पा रहा था। और ये ऑप्शन जो होगा अंडर दिस प्रोविजो सब्जेक्ट रूल नंबर 1, ये एक्सरसाइज किया जाएगा, ये राइटिंग में उसको देना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा अथॉरिटी जो मेकिंग कर रही है ये ट्रांसफ़र का ऑर्डर, ठीक है ना। जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर इनिशिएट किया है या फिर ऑर्डर सैंक्शन किया है, ऑर्डर उसको राइटिंग किया है, ऑर्डर को इशू किया है, उसी अथॉरिटी को हमें गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटर्न में देना पड़ेगा कि वो अपने पुराने वाले ही बेनिफिट लेना चाहता है। और जो एक बार ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर देंगे वही ऑप्शन जो है वो फाइनल हो जाएगा, वही ऑप्शन जो है वो फाइनल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इसका हो चुका है, एक तरह से हम बोलें जनरल। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये हम अगले उसमें देख लेंगे वीडियो में। यहाँ तक हम देख लेते हैं हमने क्या क्या करा। हमने पहले चीज़ देखी कि ये रूल हैं क्या। ये रूल थे सीसीएस पेंशन रूल 2021, जिनका एप्लीकेबिलिटी होती है 20/12/2021 से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये कमेंसमेंट हो गया, ये हो गया। फिर हमने इसके डिफरेंट डेफिनेशंस भी, हमने इसके डिफरेंट वो पढ़े कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होते हैं, इनकी एप्लीकेशन पढ़ी हमने, एप्लीकेशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होते हैं। जैसे कि कोई ट्रेनिंग पर है, अगर जो इंडक्शन ट्रेनिंग है उसकी, पहली बात ये 30/12/2003 तक जो भी अपॉइंटेड थे, जो लोग अपॉइंटेड थे, केवल उन पर एप्लीकेबल होता है। जो 1/12/2004 को भी अब जो अपॉइंट हुआ है उस पर ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अपॉइंटमेंट किसी का यहाँ पर है, अपॉइंटमेंट जो है उसका यहाँ पर है 1/1/2004 को है, तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन जो अगर जिसका अपॉइंटमेंट 31/12/2004 को है, 31/12/2004 तक है, 31/12/2003 तक है, सॉरी, जिसका 31/12/2003 तक अपॉइंटमेंट है या फिर इस डेट को भी है, इस पर्टिकुलर डेट को भी है, उन पर ये रूल अप्लाई होंगे। तो इस तरह की एप्लीकेशन पढ़ी हमने। पढ़ा कि ट्रेनिंग का जो मैंडेटरी पार्ट है, तो इसको भी अगर जो किसी का ट्रेनिंग जो है इंडक्शन ट्रेनिंग वो 31/12/2003 से पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन उसकी रेगुलराइज जो किया गया है, रेगुलराइजेशन ऑन द पोस्ट, वो आफ्टर है इसके बाद, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे जब इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो बेसिक पार्ट है आपकी कन्फर्मेशन होने का, रेगुलर होने का। और भी डिफरेंट कंडीशन हमने देखी थी। बाकी हमने देखा यहाँ पर डेफिनेशंस देखी हमने, और लास्ट देखा हमने कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो ट्रांसफ़र होता है टू ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, वे है दिस रूल डज नॉट अप्लाई। ये हमने देखा। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे आगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए काफ़ी है ये चीज़ें ना, तो इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए जब हम काम कर रहे हैं इस तरीके का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी लोग पेंशन का काम कर रहे हैं उनके पास ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, फुल प्रूफ प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं केवल कि एक पेंशन की फ़ाइल देख ली हमने कि किस तरीके से मूव होती है और हम मूव करे जा रहे हैं बिना किसी नॉलेज के, तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। अच्छे लगे, अफोर्ड कर रहे हैं, समझ में आएगा, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।